कभी कभी दुनिया का नक्शा देखकर लगता है कि ये बस बॉर्डर्स हैं, लाइनें हैं, देशों के नाम हैं। लेकिन अगर इन लाइनों के पीछे की कहानियों को देखो तो एहसास होता है कि ये सिर्फ जमीन पर खींची गई सीमाएं नहीं थी, ये फैसले थे। ऐसे फैसले जिन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत, पहचान, रिश्ते, धर्म, व्यापार, राजनीति और आने वाली पीढ़ियों तक की सोच को बदल दिया। सोचो, अगर कोई एक दिन आए और कहे कि आज से तुम्हारा घर दो हिस्सों में बंट गया है, एक तरफ तुम्हारे अपने लोग रहेंगे, दूसरी तरफ भी तुम्हारे अपने लोग, लेकिन अब तुम एक दूसरे के नहीं रहे, अब तुम अलग हो। अलग पहचान, अलग कानून, अलग झंडा, अलग डर और शायद अलग नफरत। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ, जब बड़े साम्राज्य दुनिया के नक्शे पर फैसले लेते थे, तब अक्सर उन फैसलों का असर उन लोगों से ज्यादा पूछा नहीं जाता था जिनकी जिंदगियां बदलने वाली थीं। खासकर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में औपनिवेशिक दौर में बनी कई सीमाएं प्रशासन, रणनीति, संसाधनों और शक्ति संतुलन की सोच के हिसाब से तय हुई। लेकिन उन सीमाओं के भीतर रहने वाले लोग, उनकी भाषाएं, जातीय पहचान, धार्मिक विविधता, स्थानीय रिश्ते और सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने अक्सर उतनी प्राथमिकता में नहीं थे। दक्षिण एशिया इसका सबसे दर्दनाक उदाहरणों में से एक बना। 1947 एक तारीख जो आजादी की थी, लेकिन लाखों लोगों के लिए टूटने की भी थी। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ डर। एक तरफ नए देशों का जन्म हो रहा था, दूसरी तरफ पुराने घर खत्म हो रहे थे। लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। जिन गलियों में बचपन बीता वो अचानक दूसरे देश में चली गईं। पड़ोसी जो कभी परिवार जैसे थे, अचानक शक की नजर से देखे जाने लगे। ट्रेनों की छतों पर लोग थे, रास्तों में भीड़ थी, शहरों में अफवाहें थीं, गांवों में खामोशी और चीखें दोनों थीं। इतिहासकार आज भी मानते हैं कि विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े जन स्थानांतरणों में से एक था। लाखों लोग गुजरे, लाखों ने अपनों को खोया। ऐसी कहानियां बनी जिन्हें कोई किताब पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या हुआ, सवाल यह भी है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्या यह सिर्फ राजनीतिक मजबूरी थी? क्या यह धार्मिक तनाव का नतीजा था? क्या यह सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी थी? या इसमें साम्राज्यवादी राजनीति, प्रशासनिक फैसले और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों का भी गहरा असर था? यही सवाल मध्य पूर्व में भी उठते हैं। आज जिन देशों को हम अलग अलग राष्ट्रों के रूप में देखते हैं, उनकी सीमाओं का बड़ा हिस्सा 20वीं सदी की भू राजनीतिक प्रक्रियाओं में आकार लिया। उस दौर में यूरोपीय ताकतें प्रभाव क्षेत्रों, व्यापार मार्गों और संसाधनों पर गहरी नजर रखती थीं। तेल सिर्फ ईंधन नहीं था, भविष्य की शक्ति था। समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापार नहीं थे, रणनीतिक नियंत्रण थे। और जब नक्शे बने तो वे हमेशा जमीन पर रहने वाले समाजों की जटिलता के हिसाब से नहीं बने। कई जगहों पर एक ही पहचान वाले लोग अलग अलग देशों में बंट गए। कहीं अलग समुदाय एक ही राजनीतिक ढांचे में डाल दिए गए, कहीं पुरानी प्रतिद्वंदिताएं नई सीमाओं के भीतर बंद हो गईं, और कहीं नई राष्ट्रीय पहचानें इतनी जल्दी बनाई गईं कि पुराने सामाजिक तनाव शांत होने के बजाय और गहरे हो गए। फिर शुरू हुआ एक लंबा दौर युद्धों का, सीमाई विवादों का, तख्ता पलटों का, प्रतिनिधि संघर्षों का और वैश्विक शक्तियों की दखलंदाजी का। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई देश उठने ही वाला था कि नया संकट शुरू हो गया। कभी युद्ध, कभी प्रतिबंध, कभी अंदरूनी अस्थिरता, कभी बाहरी हस्तक्षेप। लेकिन दुनिया की राजनीति कभी सीधी नहीं होती। हर युद्ध की एक कहानी होती है और कई परतें भी। धर्म होता है, सत्ता होती है, संसाधन होते हैं, सुरक्षा होती है, विचारधारा होती है, क्षेत्रीय प्रभुत्व होता है और अक्सर इन सब के पीछे भू राजनीति भी होती है। कभी संघर्ष को सिर्फ धर्म बनाकर दिखाया जाता है, कभी सिर्फ आतंकवाद, कभी सिर्फ लोकतंत्र, कभी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन हकीकत अक्सर इससे कहीं ज्यादा उलझी होती है। एक देश दूसरे को खतरा क्यों मानता है? किसी सरकार को हटाने की मांग अचानक क्यों उठती है? क्यों कुछ संघर्षों को दुनिया का ध्यान मिलता है और कुछ लगभग भुला दिए जाते हैं? क्यों कुछ देशों में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? क्यों हथियार उद्योग हर बड़े संघर्ष में चर्चा का हिस्सा बन जाता है? और क्यों आम लोग जो युद्ध शुरू नहीं करते सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं? शायद क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग में भी लड़े जाते हैं। कहानियों के जरिए, समाचारों के जरिए, फिल्मों के जरिए, भाषा के जरिए। अगर किसी समाज को बार बार एक ही रूप में दिखाया जाए, खतरनाक, पिछड़ा, हिंसक, अस्थिर, तो धीरे धीरे दुनिया की नजर उसी फ्रेम से देखने लगती है। फिर सवाल कम होते हैं, निर्णय जल्दी बनते हैं और जटिल वास्तविकताएं आसान नैरेटिव्स में बदल जाती हैं। लेकिन किसी भी संघर्ष की असली तस्वीर टीवी की एक हेडलाइन से कहीं बड़ी होती है।
क्योंकि बम गिरने से पहले वहां लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, माएं खाना बनाती हैं, दुकानें खुलती हैं, शादियां होती हैं, सपने पलते हैं। और जब युद्ध आता है तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटती, यादें टूटती हैं, परिवार टूटते हैं, भरोसा टूटता है, पीढ़ियां टूटती हैं। फिर वही लोग जो कभी अपने घरों में सुरक्षित थे, शरणार्थी कहलाने लगते हैं। वो सीमाएं पार करते हैं, नई जगहों पर जाते हैं और अक्सर उनसे पूछा जाता है, तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन शायद सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, तुम्हें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि कोई इंसान अपना घर यूं ही नहीं छोड़ता। कोई अपने शहर, अपनी भाषा, अपने लोगों, अपनी मिट्टी से सिर्फ रोमांच के लिए दूर नहीं जाता। कभी डर धकेलता है, कभी भूख, कभी बम, कभी राजनीति, और कभी वो फैसले जो दशकों पहले किसी बंद कमरे में लिए गए थे, लेकिन असर आज भी खत्म नहीं हुआ। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब ताकतवर लोग नक्शे बनाते हैं तो कमजोर लोग अक्सर उनकी कीमत चुकाते हैं। लेकिन इतिहास ये भी सिखाता है कि कोई कहानी सिर्फ एक विलन और एक हीरो की नहीं होती। साम्राज्य, स्थानीय राजनीति, धार्मिक तनाव, आर्थिक हित, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, वैश्विक शक्तियां, सब मिलकर वो दुनिया बनाते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। इसलिए शायद सबसे जरूरी काम है सवाल पूछना। जो कहानी दिखाई जा रही है उसके पीछे क्या छूट गया, कौन फायदा उठा रहा है, कौन कीमत चुका रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं या सिर्फ उसी दर्द को नए नामों से दोहरा रहे हैं?